नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं मैं आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय परिवार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज 8वां अध्याय नागार्जुन पढ़ने चल रहे हैं बेटा, और बहुत ही मजेदार वीडियो है। आप लोग कहोगे गुरुजी दिल मांगे मोर, बस आप इतना समझे। तो नागार्जुन, नाग प्लस अर्जुन बराबर नागार्जुन, एक ऐसा अर्जुन जो नाग के समान तीव्र चलने वाला हो, उसे नागार्जुन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चा, मेरे प्यारे भैया, जन्म स्थान ग्राम, इनका जन्म हुआ जन्म स्थान ग्राम तरौनी, 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 तराई क्षेत्र पे ना बेटा, दरभंगा जिला, दरभंगा बिहार। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप थोड़ा सा अगर परीक्षा में प्रश्न अगर किसी भी अध्याय से ज्यादा बनते हैं तो जिन कवियों का जन्म स्थान बिहार पर होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा कवि आपको देखने के लिए मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, और फिर इसके बाद मिलेंगे देश बिहार पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझिए कि मतलब उत्तर प्रदेश तो ठीक ही ठीक है, बिहार एक पावन धरती जहां पर माउंटेन मैन माझी, जयप्रकाश नारायण, नागार्जुन, ये सब की भूमि है बेटा। इनका मूल नाम था वैद्यनाथ, वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम था। क्या नाम था बेटा? इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था भैया? इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म कब हुआ, एक बार कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएंगे। इनका जन्म जब हुआ वह सन था 1911। कब जन्म हुआ? 1911 में जन्म हुआ। निधन इनका 5 नवंबर, निधन कब हुआ? तो इनका निधन जो हुआ 5 नवंबर 1998 में निधन हो गया। 5 नवंबर 1998 में निधन हो गया। क्या हुआ बेटा? 5 नवंबर 1998 में निधन हो गया। साहित्यिक नाम, इनका साहित्यिक नाम नागार्जुन है, और इनको मैथिली साहित्य जब में पुरस्कार मिला तो इनका एक नाम और निकल कर आया, यात्री। यात्री करके कृपया ध्यान दे, विद्याकुल से जाने वाली ट्रेन सीधा आपको टापर कर ले जाएगी। शिक्षा बेटा, शिक्षा है परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत हिंदी की शिक्षा। परंपरागत प्राचीन पद्धति का मतलब क्या है? जहां पर अनुवाद होते थे, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, तो संस्कृत की शिक्षा इन्होंने ली। अभिरुचि अगर मैं बात करूं तो घुमक्कड़ी थे। घुमक्कड़ी का मतलब जो ज्यादा घूमे, जो अधिक घूमे, उन्हें घुमक्कड़ी कहा जाता है। अधा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा आप पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। और मैं भी घुमक्कड़ी हूं, मुझे भी घूमना पसंद है, अच्छा लगता है घूमने में। बेटा एक बात जानो, लोग कहते हैं घूमना चाहिए जिंदगी में, तो बेटा घूमना तभी चाहिए जब आपके पास पैसे होते। राजनीति, ध्यान सुनिएगा, राजनीति और जन मुक्ति के आंदोलन। राजनीति और जन मुक्ति, जन मुक्ति का मतलब है जहां जनता जनार्दन को मुक्ति दिला दी जाए। संघर्षों में सक्रिय रचनात्मक भागीदारी रही बेटा इनकी। अब देखना है बहुत प्यार से बेटा, मन प्रसन्न हो जाता है जब कवियों का सम्मान देखता हूं कि यार हमारे कवियों का इतना सम्मान किया गया है। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। बेटा एक दिन मैं पुरस्कारों पर चर्चा करूंगा कि पुरस्कार क्यों मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, पुरस्कारों पर चर्चा करूंगा। एक वीडियो आपको पुरस्कार वाली भी दिखाई देगी मेरे प्यारे भैया। अभी आपको पढ़ना है कि पत्रहीन नग्न गाछ, बहुत बढ़िया, पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली पर लिखी गई। मैथिली भाषा है भोजपुरी, बिहारी, हिंदी पर 3 भाषाएं हैं, 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगधी और मैथिली। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत थे ये, और बिहार का शिखर सम्मान, मतलब बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी इनको मिला। हर राज्य का अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है जो इनको मिला है। आइए थोड़ा सा कविता संग्रह देख लेते हैं बेटा। युगधारा सबसे महत्वपूर्ण है इनकी कविता संग्रह, युगधारा सबसे महत्वपूर्ण है। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, खिचड़ी बिल्लव देखा मैंने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, भस्मांकुर, खंड काव्य। उपन्यास देखें, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, ये 2 याद रखे रहिएगा। नई पौध, पत्रहीन नग्नगाछ, धर्मलोक शतकम,
और कुछ अनुवाद प्रतिनिधि की कविताएं, इनका अनुवाद किया है। ठीक है बेटा, आगे सुनिएगा नागार्जुन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सुनिएगा। डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा संपादित प्रतिनिधि कविताएं नामक संकलन से ली गई पंक्तियां बहुत दिनों के बाद घुमक्कड़ कवि की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जो यहां नागार्जुन की कविता है बहुत दिनों के बाद, एक दुर्लभ प्रस्तुति प्रस्तुत कर रही है। दुर्लभ प्रस्तुति का मतलब होता है कि बहुत कुछ सीखा जा रहा है, बहुत कुछ बयां हो रहा है। बहुत याद आता है गांव मेरा, वो शहर है मेरा, वो यूं गांव मेरा। नागार्जुन के स्वभाव और संवेदना का आधार भाव यही है, उनकी जड़ें भी यही हैं। यहीं से वे जीवन रस और प्राण ऊर्जा पाते हैं। मिथिला का उनका अपना गांव घर रक्तवाहिनी धमनियों और सिराओं की तरह उनकी कविताओं में भी फैला हुआ है। यह प्रकृति संयम और ठेठपन बनकर उनके काव्य में हर पल उपस्थित है। कवि को दीन दुखी दलित जान का वफादार और हित ही बनाए रखता है। यथार्थ से दृढ़तापूर्वक यही जोड़े रखता है। नागार्जुन की कविता इंद्रिय आधार और स्थायी मन मिजाज का यह कविता एक दुर्लभ उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। आइए सुनाता हूं बहुत दिनों के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कवि अपने गांव बहुत दिनों के बाद गया था। मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा देर की वीडियो नहीं है, 20 से 25 मिनट या उससे कम पर यह वीडियो समाप्त हो जाएगी। और ये फटाफट रिवीजन है, इसमें वही चीजें बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों को, मुस्कान बहुत दिनों के बाद। बेटा, कवि बाहर कमाने गया हुआ था। क्या गया हुआ था? कवि जो था वो बाहर कमाने गया हुआ था। भैया, आदमी बाहर कमाने क्यों जाता है? कभी आपने सोचा है कि नहीं सोचा? मुझे अब इसके विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन आप इतना समझ लो, कवि बाहर इसलिए कमाने गया क्योंकि वहां की भूमि उपजाऊ नहीं थी। वहां की भूमि उपजाऊ नहीं थी बेटा, कवि इसलिए बाहर कमाने चला गया। बाबू, अगर मैं बात करता हूं कवि बाहर जब कमाने चला गया है तो उनकी भूमि उपजाऊ नहीं थी, लेकिन कवि 10 साल बाद आया। बेटा, बहुत सारे लोग गांव छोड़ दिए भूमि विवाद पर, भूमि उपजाऊ नहीं थी इसलिए। अब कवि सोचा कि मैं चलो गांव की तरफ चलता हूं, तो उसने देखा कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों को, मुस्कान बहुत दिनों बाद। वो मुस्कुराती पकी हुई फसलें, सुनहली फसलों को कवि देखता है, उसकी आत्मा तृप्त हो गई है, उसकी निगाहें वहीं थम सी गई हैं। इस समय वह प्रॉपर वे में अपनी बहुत सारी चीजों को देख रहा है। यह कविता एक किसान या किसी प्रकृति प्रेमी की भावनाओं को दर्शाती है, जो लंबे समय बाद खेतों में लहलहाती पक चुकी सुनहली फसलों को देखकर बहुत आनंदित होता है, बहुत आनंदित। सोचो, याद करो, जब बचपन में यार बारिश वारिश होती थी तो हम कितने आनंदित होते थे। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, हाँ, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। बहुत दिनों के बाद, यानी लंबे समय के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है। याद करो, वैसे ही जब गांव में बहुत दिनों के बाद अब इस समय पर आम के पेड़ पर आम लगे हैं, कितना अच्छा लगता है यह देख करके कि आम आ गए हैं। हमारे सभी प्यारे बच्चों को आनंदित हो लगता है कि आम आ गए हैं। अब की मैंने जी भर देखी, इस बार मैंने पूरी आत्मा से तृप्त होकर यह दृश्य देखा है। पकी सुनहली फसलों को, मुस्कान खेतों में खड़ी सुनहरी पकी चुकी फसलें जैसे मुस्कुरा रही हूं, कवि को बुला रही हूं कि आ जाओ यार, हमको देख लो। कभी कभी मुस्कुराता है, कभी फसलें मुस्कुराती, वो नजर से नजर को, नजर ने जी भर के देखा कि नजर को बेगाना ना होना पड़ा। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। जो गांव पे एक मायूसी छाई रहती थी, गांव पर महिलाएं जब खेतों पर जाती थी, फसलें नहीं होती थी,
तो उनको लगता था क्या ही यार, बेटा फसल होने से महिलाओं के खर्चे चलने लगते हैं। हमारी माताएं बहनें जब पिताजी नहीं रहते हैं 5 किलो चना दे आती हैं, 5 किलो सरसों दे आते हैं, उसमें घर की गृहस्थी का राशन पानी मिल जाता है। तब हुआ क्या, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया। इस बार कवि की आत्मा तृप्त थी। कवि को लग रहा था कि इस बार बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो इस समय उन धान कूटती हुई किशोरियों के मुख से वो कोयल सी ध्वनि सुन रहा है। बहुत प्रसन्नचित हो रहा है। उसको लग रहा है या तो आपस में बात कर रही हैं या तो बहुत प्यार से गाना गा रही हैं। सब गाना गा रहे हैं, हमरे सैया ना नवैया, हमरे सैया हम है पगलैया, हम कलैजैया। कवि कहता है बहुत दिनों के बाद, लंबे समय के बाद कुछ ऐसा सुना जो आत्मा को छू गया, दिल को छू गया। भाई सोचो, अब की मैं जी भर सुन पाया, इस बार मैं तृप्त होकर पूरे मन से सुन पाया हूं। कवि ने कहा इस बार वह पूरे मन से पूरे तृप्त होकर सुन पाया। धान कूटती किशोरियों की कोकल कंठी तान। जब किशोरियां धान कूट रही थी तो उनके गले से कोयल जैसी मधुर आवाजें निकल रही थी। वे गा रही थी या आपस में कुछ गा बोल रही थी जिनकी ताने बेहद मधुर थी। कवि ने कहा कि मैं इस बार जो सुन रहा था वो कुछ मधुर ही सुन रहा था। सब ताने जो सुन रहा था मधुर तान सुन रहा था। कवि ने कहा कि ये कोकिल कंठिन तान है, मैं मधुर से मधुर सुन रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुनहरा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया। कह रहा है बहुत दिनों के बाद अब मैं जी भर सुन पाया। धान कूटती किशोरियाओं की कोकल कंठिन तान, बहुत दिनों के बाद। अब देखना, इस बार जब कवि आया है तो गांव में महिलाओं को सुना है। महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, युवतियां खेल रही हैं खेतों में। खेतों में फिर झूले पड़ गई गई नितिया, नितिया की घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, सोचो कभी पहले सुना, अब इस बार सूंघ रहा है, पूरी नाक का भरपूर आनंद उठा रहा है भैया। कवि ने कहा इस बार मैंने बहुत दिनों बाद आया और मैंने जी भर के सूंघे। क्यों? क्योंकि जमीन उपजाऊ हो गई। भैया जब जमीन उपजाऊ हो गई है तो मौलसरी के ढेर ढेर के ताजे टटके फूल सूंघ रहा था। बहुत दिनों के बाद कवि फिर एक बार इस बात को दोहराता है कि वह यह अनुभव बहुत समय के अंतराल के बाद मिला है। उसने जो गांव में प्रकृति का सुनहरा दृश्य देखा है, यह अनुभव उसको बहुत समय के बाद मिला है। अब की मैंने जी भर सूंघे, इस बार मैंने पूरी आत्मा से भरपूर तरीके से इन फूलों की खुशबू को महसूस किया है। मौलसरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। मौलसरी एक बहुत सुगंधित फूल वाला वृक्ष के ढेर ताजे और खिले खिले फूलों की सुगंध की कवि ने जी भर सूंघा है। बहुत दिनों की बात, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी मेवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, कवि कह रहा बहुत दिनों के बाद अब मैं जी भर छू पाया। पहले कवि ने सुना, फिर सूंघा, अब छू रहा है। क्यों? पगडंडिया मेड़ जानते हैं, जो खेतों के बीच में बनाई गई मेड़े होती हैं, उस पर इस समय सुगंधित फूल खिले हैं, उस पर वृक्ष खिले हैं, उस पर पौधे लगे हुए हैं, अरहर का पेड़ लगा हुआ है। इस समय चंदनवाणी धूल को माथे पर लगा रहा है, संजो रहा है कवि। कि कवि कितने प्यार से संजोया है ये समझिए आप। तो क्या कह रहा है, बहुत दिनों के बाद, लंबे समय के बाद यह अनुभव हुआ है कवि को, लंबे समय के बाद। अब की मैं जी भर छू पाया, इस बार मैंने पूरी आत्मा और तृप्ति के साथ छूने का अनुभव किया है अपनी मेवई पगडंडी। मेवई एक आत्मीय विशेषण है जिसका मतलब है अपनी प्यारी, अत्यंत प्रिय, अपनेपन से भरी हुई जो पगडंडी, जिस पर हम कभी खेलते थे, जिस पर हम कभी कूदते थे। हम कभी खेतों पर जब पानी भरा रहता है तो हम पगडंडी पगडंडी चलते थे। पगडंडी यानी वह छोटी सकरी राह जो अक्सर गांवों में खेतों के बीच जाती है, एक आत्मीय निजी रास्ता। चंदनवाणी धूल यानी चंदन के रंग जैसे सुनहली मतमैली कोमल धूल, जिसको मैंने अपने माथे से लगाया है,
बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर ताल मखाना खाया। एक मीठा पदार्थ तलैया में पाया जाता है। गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद। कवि ने कहा कि मैंने इस बार आकर के मीठा पदार्थ पिया हूं। मैं बहुत कुछ खा पी रहा हूं, मैं बहुत कुछ सुन रहा हूं। गांव का परिवेश बदला बदला लग रहा है, मुझे अत्यंत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। लंबे समय बाद ऐसा अनुभव हुआ है जो भीतर तक तृप्त कर गया। कवि ने कहा कि एक लंबा अरसा लग गया, अंदर तक महसूस हो रहा है। ताल मखाना यह एक देसी रसीला मीठा फल होता है। कुछ क्षेत्रों में इसे ताड़ का फल भी कहते हैं। इसका स्वाद शीतल, पारंपरिक और बेहद सुखद देता है। कुछ क्षेत्रों में ताड़ का फल भी कहते हैं। जो ताड़ पी जाती है ना, वही ताल मखाना है। अब की मैंने जी भर खाया, इस बार मैंने पूरा तृप्त होकर मन से खाया है। गन्ने चूसे जी भर। गन्ने को चूसना गांव की एक खास याद है। खेतों में या घर आंगन में बैठकर गन्ने का रस निकालते हुए उसे चूसना सिर्फ स्वाद नहीं, एक अनुभव होता है। सच में यार, गन्ना ऐसे ऐसे चूहा जाता है, फिर थूका जाता है, पूरा रस यार। मतलब गन्ना चूसना भी एक अलौकिक परंपरा रही हमारी। हमारे पूर्वजों ने ये जो परंपरा, ये जो हमको दी थी। अच्छा सच सच बताना, गन्ना किसने चूहा है, चूसा है? गन्ना चूसने का एक अलग और अलौकिक आनंद है बेटा। गन्ने जब चूसते हैं तो उसका आनंद अलौकिक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद सच में गालिब जब इस बार आया तो उसने पूरी जिंदगी जी ली गांव में। गंध का मतलब सबसे पहले फूलों की सुगंध ली, धरती का रूप देखा, फंसी फकले देखे, रस स्वाद लिया, रस चूसा, युवतियों के शब्द को सुना, धूल को स्पर्श किया, चंदनवाड़ी धूल को। इस बार भी यही दोहराओ, जो केवल समय नहीं बल्कि भावात्मक अंतराल का सूचक है। अब की मैंने जी भर भोगे, यानी इस बार जीवन के अनुभव को पूरी गहराई से, पूरी तन्मयता से कवि ने आनंद लिया, कवि ने सूंघा है पूरी तन्मयता से। अब की मैंने जी भर भोगे, यानी इस बार जीवन के अनुभव को पूरी गहराई से, पूरे मन से, पूरे ताव से भोगा है। कैसे? नाक से सूंघा है, आंख से देखा है, जीभ से टच किया, कान से सुना है, हाथ से महसूस किया है। गंध रूप रस शब्द स्पर्श, ये पांचों इंद्रियां, घ्राण इंद्रियां, दृष्ट इंद्रियां, रसना, श्रवण और स्पर्श इंद्रियां, जो कवि ने स्पर्श किया है। गंध का मतलब है फूल और मिट्टी, खेतों की खुशबू। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, रूप प्रकृति फसले चेहरे और दृश्य जो लुभान्वित थे। ताल मखाना गन्ना देसी स्वाद खाए है ताल मखाना। धान कूटती किशोरियों की तान, प्रकृति की ध्वनियां, पगडंडी की धूल, हवा का एहसास, सब साथ साथ इस भू पर। यह केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, इस धरती पर अपने देश, अपने गांव, अपनी मिट्टी पर जीवन को पूरी तरह जीने का अनुभव है। आइए पढ़ते हैं, कुछ स्पष्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या देखा और क्या सुना? बहुत दिनों के बाद कवि ने क्या देखा और क्या सुना बेटा? बहुत दिनों के बाद, जब कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव वापस जाता है तो वह अपने खेतों में जाता है। वहां उसने इस बार खेतों में लहलहाती पकी हुई फसल को देखा। कवि जब इस बार अपने गांव पर गया, उसने लहलहाती फसलों को देखा, जिससे उसकी आत्मा तृप्त हो गई। कवि कहते हैं कि इस बार उन्होंने धान कूटते हुए नवयुवतियों के मुख से मीठे मीठे धुन सुने, जिसके कारण वह आज आनंदित हो रहे। कवि ने कहा कि मैं यहाँ मीठा मीठा धुन सुन रहा हूँ, मैं मीठा मीठा भोज्य पदार्थ खा रहा हूँ। इस बार गांव पर जाकर वो आनंदित हो गया। कवि होता ही ऐसा है बेटा, कि जो आनंदित करते हैं वही कवि है। कवि ने अपने गांव की मिट्टी को क्या कहा और क्यों कहा? कवि ने अपने गांव की मिट्टी को चंदनवाड़ी धूल कहा है। बाबू, कवि ने अपने गांव की मिट्टी को चंदनवाड़ी धूल कहा है। कैसी धूल कहा बेटा? चंदनवाड़ी धूल कहा है, क्योंकि मेड़ में जो पेड़ लगे हैं उनसे अत्यंत सुगंधित खुशबू उत्पन्न हो रही है, जिससे कारण कवि की आत्मा तृप्त हो गई है, उनके हृदय को शीतलता मिल रही है। भाई साहब, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन कवि जब इस बार गांव गया है, उसकी आत्मा तृप्त हो गई है। मतलब वो तसल्ली से बैठा हुआ है। कभी खुशबू ले रहा है, कभी स्पर्श कर रहा है, कभी गाने सुन रहा है, कभी चूस रहा है गन्ने का रस।
आओ आगे सुनिएगा। कविता में बहुत दिनों के बाद पंक्ति बार बार आई, इसका औचित्य क्या है? औचित्य का मतलब इसका विचार क्या है? बेटा बहुत दिनों का बाद का मतलब होता है पुरानी यादें। कवि अपने गांव में बहुत दिनों के बाद खुशियां देख रहा है, वह अपने गांव की स्थिति जान रहा है। आज जैसे उसने बंजर पड़ी भूमि में लहलहाती फसलों को देखा तो उसे पुराने दिन याद आते हैं, जब किसान फसल ना होने के कारण आत्महत्या कर लेता था और गांव के सभी लोग निराश रहते थे। आज कवि गांव में खुशी देखकर प्रसन्न हो रहा है। आज कवि बहुत प्रसन्न हो रहा है। आज कवि बहुत प्रसन्नचित हो रहा है। कवि को लग रहा है कि यार मैंने जो आज किया है वो जीवन भर कभी नहीं कर सकूंगा। पूरी कविता में कवि अत्यंत उल्लासित, इसका क्या कारण है? कवि इसलिए अत्यंत प्रसन्न है कि आज बहुत दिनों के बाद वो अपने गांव में लहलहाती फसल, लड़कियों के मुख से मधुर गान, धूल चंदनवड़ी सुगंध और वृक्षों से मीठे फल खाकर उसकी आत्मा तृप्त हो गई। अर्थात कवि को पता चल गया है कि अब गांव में खुशहाली आ गई है। जब शहर जैसी सारी सुविधाएं यदि गांव में मिलने लगती हैं तो लोग शहर छोड़कर के गांव में बसना चाहते, वो अलौकिक एक आनंद उठाते हैं, उनकी तन्मयता को जानते हैं। इस कविता में ग्रामीण परिवेश का कैसा चित्र उभरा है? कविता में अब गांव बदल चुका है, क्योंकि वहां पर फसलें मीठी होने लगी हैं, फसलें पक चुकी हैं, पौधे सुगंधित होने चुके हैं, फल मीठे मीठे आने लगे हैं, गन्ने चूस रहा है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं कवि को। कविता में अब गांव बदल चुका है, गांव के खेतों में फसल पक चुकी है और खुशी से धान कूटती हुई युवतियां मधुर गीत गा रही हैं और चंदनवाड़ी धूल महक रही है। वे गन्ने की मिठास मन को तृप्त कर रही है, गांव में प्रसन्नता दिख रही है। यार जब गांव इतना सुखमय होगा, गांव इतना प्रसन्न होगा तो कुछ तो मिठास होगी ही होगी भाई गांव में। धान कूटती किशोरियाओं की कोकिल कंठी तान में जो सौंदर्य चेतना दिखाई देती उससे स्पष्ट करना है सच में। जब कवि गांव में मंत्रमुग्ध हो रहा है क्योंकि उसने उस गांव में कभी ऐसी धुन बजते नहीं देखा, बोलते नहीं देखा। आज कवि किशोरियों की आवाज की गूंज से प्रभावित हो रहा है। आज महिलाएं गा रही हैं, चारों तरफ हर्ष उल्लास का माहौल है। कविता में जिन क्रियाओं का उल्लेख है सभी क्रियाएं हैं सकर्मक को संयोजित प्रयोग कवि ने क्यों किया? कवि शहर के नीरस भरे उबाऊ जीवन से तंग आकर वह गांव आ जाता है, क्योंकि कवि गांव का परिवेश देखकर प्रसन्न और आनंदित होता है। वह गांव की जीवंतता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सकर्मक क्रियाओं का उल्लेख करता है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। भाई साहब कर्म की आवश्यकता नहीं होगी तो हम सकर्मक क्रिया क्यों ही कहेंगे बेटा? कविता के हर पद में एक एक केंद्रीय अनुभाव का जिक्र है और अंतिम बंद में उन सबका सार संकेत है। कैसे इसे देखा है? कवि घुमक्कड़ प्रकृति का है, वह गांव में पकी सुनहरी फसलों को देखता है, किशोरियों के मुख से मधुर धुन सुनता है, मूल सिरी के फूल और चंदनवाड़ी धूल की सुगंध लेता है, मीठे गन्ने और ताल मखाना स्वाद चखता है। इस प्रकार हर बंद में अलग अलग इंद्रिय देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श का वर्णन। अंतिम बंद में यानी अंतिम पंक्ति में इनका सार है पकी फसलों की मुस्कान, किशोरियों की तान, धूल का स्पर्श और गन्ने और मखाने का जायका, जो कवि के मस्तिष्क की एक अलग ही आनंद की अनुभूति कराता है। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको नेक्स्ट 9 अध्याय अगर आपको पढ़ना है तो आज ही हमारे साथ वीडियो को लाइक करेंगे। हर एक चीज यहाँ प्यार से समझाई जाएगी, उतनी बात बताई जाएगी जितनी काम की हो। आपका टाइम बर्बाद नहीं करना मुझको, जो मैं पढ़ा दूंगा वो आपके लिए कारगर होगा। तो लेता हूं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू।